हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी की। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है बेटा इसमें हम लोग संघ और उसका राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से राज्य बनते हैं, किस तरीके से राज्यों का जो है सेपरेशन होता है, अगर नया राज्य बनना है तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, और सिटीजनशिप के राइट्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नागरिकता का कानून जो है अप्लाई होता है, संविधान के कौन कौन से प्रावधान है जो नागरिकता से जुड़े हुए हैं, कौन सा भाग है जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाली इस क्लास में एड्रेस करेंगे। ठीक है, आइए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं। यानी कि जैसे क्या है, हमारे संविधान के बहुत ढेर सारे भाग कई देशों से अलग अलग जगह से लिए गए हैं। जैसे कि बिल ऑफ राइट्स से जो है फंडामेंटल राइट लिया गया है जो अमेरिका का है, या गवर्नर को किस तरीके से अपॉइंट करना है ये जो तरीका है ये हमने कनाडा से लिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है हमने जो है आयरलैंड से लिया हुआ है। इसी तरीके से सवाल ये उठता है कि रशिया से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो देखिए, रशिया जो रहा है ना, लेनिन के टाइम पे कम्युनिस्ट कंट्री रहा है। 1917 की क्रांति हो सकता है रूस की आपने पढ़ी हो, तो सबसे पहले जो 5 वर्षीय योजना चालू हुई वो रशिया में चालू हुई। ठीक है, मौलिक अधिकार मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये देखिए ये चालू हुई लेनिन के टाइम पे। ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दायित्व दो चीजें हैं। तो मौलिक अधिकार हमने लिया बिल ऑफ राइट्स यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य जो हम दायित्व हमने लिया वो लिया रशिया से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी और ए। ठीक है, केवल इसमें शायद केवल ए, यहां पे ए होगा, केवल ए और सी, बी जो है नहीं होगा हमारा आंसर, बी जो है आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन होता है। देखिए, 3 चीजें होती हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, कानून बनाता है लेजिस्लेचर, कानून का जो है पालन करवाता है एग्जीक्यूटिव, और कानून में अगर कोई जो है बाधा है या कोई झगड़ा है तो उसको जो हल करता है वो करता है जुडिशरी। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, इसको कहते हैं कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका, इसको कहते हैं विधायिका, और इसको कहते हैं न्यायपालिका, इसको कहते हैं न्यायपालिका। ठीक है, आप समझ लो कि कोई कानून बनाया तो विधायिका ने बनाया, उसको कार्यपालिका ने इंप्लीमेंट किया, और न्यायपालिका ने उसमें कोई झगड़े हुए तो उसको हल किया। तो पूछ रहा है कि केंद्र के संघ में कार्यपालिका में कौन कौन है। तो जाहिर सी बात है, आपका जो काम कराने वाला आदमी है वो होगा मंत्री। ठीक है, तो आपका प्रधानमंत्री तो होगा ही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भी होगा ही होगा, क्योंकि देश के जितने भी काम किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति वो काम करेगा। लेकिन कोई भी काम कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव का कोई भी काम लोकसभा का स्पीकर या उसका अध्यक्ष नहीं करता है, वो विधायिका का काम करता है, वो कानून बनाने का काम करता है, कानून पारित करने का काम करता है, कानून का इंप्लीमेंटेशन का काम नहीं करता है। बड़ा ही अच्छा सवाल था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, आंसर ए। अगले सवाल में देखते हैं संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके क्षेत्र में जैसे क्या है कि जो हमारा संविधान चालू हुआ वो इसी पोजीशन से ही चालू हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ठीक है,
कि जो सबसे पहला जो आपका वो है अनुच्छेद है वो ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। और उसके बाद जो पहला शेड्यूल है वो देश की सीमाएं, भारत एवं राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, ये सारे नाम जो है ये सारा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। जैसे क्या है कि जैसे जब देश को आज़ादी मिली तो इस तरीके से स्टेट वगैरह में देश नहीं बटा हुआ था। देश बटा हुआ था 4 हिस्सों में, भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग गा खा। ठीक है, इसमें आप देखिए जो भाग का थे उसमें बिहार, आसाम और इस तरीके के राज्य आते थे। भाग खा जो थे जम्मू कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद और इस तरीके के राज्य आते थे। भाग गा जो थे उसमें भी प्रिंसली स्टेट जहाँ पे कानून व्यवस्था जो है कोई राजा वगैरह के हाथ में थी, वो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लगे बोर्ड पे। ठीक है, वो था। और जो भाग गा था उसमें अंडमान निकोबार और जो अगले क्षेत्र आपके पावर में आ सकते हैं वो थे। लेकिन क्या हुआ कि एक रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठाई गई 1957 में। ठीक है, और उसने क्या किया, देश की सारी फिर से सीमाओं को फिर से रीअरेंज कर दिया। ठीक है, देश की सीमाओं को रीअरेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारे इस टाइम पे 14 राज्य उस टाइम बने, 14 राज्य बने और 7 यूनियन टेरिटरीज उस टाइम, मतलब उस टाइम पे कम थी लेकिन धीरे धीरे करके टोटल 7 यूनियन टेरिटरीज 1956 में रीऑर्गेनाइज होके बनी थी। यानी कि जो अभी का जो ढांचा आप देखते हो ना, स्टेट और सेंटर के बीच का जिस तरीके से ढांचा है वो पूरी तरीके से 1956 में ही लागू हुआ था। ठीक है, आज़ादी के टाइम पे जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी टाइप में राज्यों का डिवीजन था, जो 1956 के बाद सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई। ठीक है, देखिए, और जो कमेटी का जिसने इसका डिसीजन लिया था कि इस तरीके से जो है डिवीजन होना है राज्यों का, उसका नाम था फजल अली। कमेटी की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसके अनुसार 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद नागरिकता का कानून है जो मैं थोड़ी देर में अभी देखूंगा इसको। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। ठीक है, केंद्र के पास बहुत ढेर सारे पावर हैं। केंद्र चाहे तो कोई भी राज्य को खत्म कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है, 2 राज्यों को मिला के 1 बना सकता है, 1 राज्य को तोड़ के 4 राज्य बना सकता है। ठीक है, जैसे सन 2000 में जब मायावती पावर में थी तो आपने सुना भी होगा कि मायावती चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश को जो है 4 भाग में तोड़ दिया जाए। ठीक है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन स्टेट के चाहे कुछ नहीं होगा, सेंटर चाहेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कि आप ऑप्शन देख लीजिए, तेलंगाना की बात कर लीजिए सन 2014 में, या जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, जिस तरीके से 370 हटा के जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए गए, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख के प्रोविंस को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो सवाल क्या, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नाम परिवर्तन की कहानी क्या है? ठीक है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश को कल को कहे कि उत्तर प्रदेश नहीं दक्षिण प्रदेश है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग चाहेंगे, को बात अलग की है, लेकिन जब तक केंद्र नहीं चाहेगा तब तक इसका नाम नहीं चेंज किया जा सकता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि जो बिल विधायिका में, पार्लियामेंट में रखी जाएगी वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अप्रूवल के साथ ही रखी जाएगी। सवाल क्या है, राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है। बिल्कुल सही बात है, और अंतिम निर्णय संसद का ही हो सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधायक का सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। कोई भी नाम किसी भी प्रदेश का वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अप्रूवल के बिना वो बिल पार्लियामेंट में रखा जा ही नहीं सकता है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही हैं। अटक गया ये सवाल, तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता है। लेकिन
बढ़ाना हम जानते हैं। आंध्र प्रदेश के पृथक राज्य तेलंगाना बनाने की आवश्यकता पर समीक्षा करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी? ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दें। आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, ठीक है, जैसे इस तरीके से आप देखिएगा भारत का नक्शा, तो यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना के साथ में यूं था, तो जो अंदर का हिस्सा था, यहाँ तेलंगाना कर लीजिए, यहाँ आंध्र प्रदेश के लिए तेलंगाना का हिस्सा अंदर पड़ता है। जो हिस्सा समुद्र से अंदर पड़ रहा था वो उसमें ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, समुद्र का एक्सेस नहीं था, लैंड लॉक्ड हो गया ना, अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। और जितनी भी नदियाँ यहाँ से गुजरती थी वो आंध्र प्रदेश में जाती थी, तो जो भी नहर वगैरह का काम हुआ वो इधर हुआ, जो भी बेहतर जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ का सरकार ने काम किया वो इधर किया। जो पार्टीज़ भी थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, वो ज़्यादातर आंध्रा बेस्ड थी, इस हिस्से में ज़्यादातर बेस्ड थी। तो इधर के लोगों के अंदर काफ़ी पिछड़ापन हो गया और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ापन इनके अंदर व्याप्त हो गया। तो एक पार्टी थी TRS, ठीक है, जिसके KCR इसके हेड हैं, मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, गुलाबी गुलाबी उनका जो है सिंबल है, कलर है उनके पार्टी का, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसका आंदोलन वगैरह किया और कहा कि भैया डिवाइड करो, नहीं तो हम माने जानेंगे नहीं। तो सरकार ने क्या हुआ, परेशान होते होते सन 2014 में कि लो भैया तेलंगाना अलग कर लो और आंध्रा को अलग कर लो। लेकिन इस डिसीजन के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी कि किस तरीके से डिवीज़न होगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना किस तरीके से अलग अलग होगा। तो उस समिति का नाम था श्री कृष्ण समिति। श्री कृष्ण समिति, सवाल यही पूछ रहा है। भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के अधिनियम पत्र के अनुसार किन क्षेत्रों में भारत को अधिकार प्राप्त हुए हैं? ये एक्चुअली क्या है, सवाल जो है पुराने हैं, ठीक है। सवाल है आपका 2017 का, 12/12/2017 में SI की परीक्षा हुई थी, उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। उस टाइम पे धारा 370 व्याप्त थी, द आर्टिकल 370 व्याप्त थी। उसमें कुछ कानून बनाने का अधिकार केंद्र को मिला था, कुछ का अधिकार नहीं मिला था। तो उसमें जो कराधान और शिक्षा, ये जो है स्टेट का सब्जेक्ट था, और रक्षा जो है यूनियन का सब्जेक्ट था, केंद्र का सब्जेक्ट था, ठीक है। तो केंद्र को जो है केवल B विषय पे कानून बनाने की अनुमति थी या उनको अप्रूवल था धारा 370 के तहत। लेकिन धारा 370 जब नहीं है और अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इन सारे मुद्दों पे अब केंद्र के पास सारा अधिकार है कि वो जिस भी चीज पे चाहे वो कानून बना सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को किस राज्य को क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन करने को शक्ति प्रदान करता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो केंद्र को ये पावर देता है कि आप नाम, काम, धाम, बाउंड्रीज वगैरह सब चेंज कर दो? तो वो आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में ये चीज बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी केंद्र में जो है चाहे तो प्रॉपर उसका जो तरीका है, चैनल है, उससे वो नाम धाम चेंज नाम वगैरह को चेंज किया जा सकता है। किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया किस द्वारा शुरू की जा सकती है? आप चाहें कि नाम बदल दें तो ये प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? ये प्रक्रिया शुरू होगी प्रेसिडेंट के अप्रूवल से, और वो बिल रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा? वो बिल रखा जाएगा पार्लियामेंट में। यानी कि स्टेट लेवल पे कोई भी काम नहीं है, जो भी काम है वो केंद्र की कैबिनेट पास करेगी, और कैबिनेट के पास करने के बाद वो बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा मंजूरी के लिए, और उसके बाद वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल B। ठीक है। विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधान के संदर्भ में कौन सा सच है? ठीक है, भूमि सीमा प्रावधान प्रबंधन जो मतलब कि बाद में लैंड कंसोलिडेशन एक्ट जो पास हुए थे, ताकि क्या था, भूमि सीमा प्रावधान का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि जमींदारी व्यवस्था कई जगह पे लागू थी। तो क्या है, पूरा का पूरा गांव जमींदार के नाम पे है।
आज़ादी हुई तो जो गरीब किसान जो थे उनको तो कुछ मिला नहीं, और जो जमींदार वगैरह थे उनके नाम पे पूरा का पूरा गांव, पूरे के पूरे खेत थे। तो सरकार ने क्या कहा कि भैया एक सीमित अमाउंट जो है ज़मीन आप रख लो, बाकी चकबंदी के तहत बाकी लोगों को बढ़ जाएगी, नहीं तो ग्राम समाज के पास वो ज़मीन रहेगी और गरीब किसान मजदूरों को खेती के लिए वो ज़मीन समय समय पर सरकार उपलब्ध कराती रहेगी। लेकिन इसका विरोध कई जगह से हुआ और कई जगह इसके संशोधन भी हुए। ठीक है, तो उसी तरीके से सवाल है कि पश्चिम बंगाल में चाय बागान क्या होता है, चाय के बागान बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका बंदोबस्तीकरण नहीं हो पाएगा, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के किसानों में अगर आप बांट दोगे तो वो बाग जो है बेकार हो जाएगा, खेती के लायक नहीं बचेगा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में चाय के बाग और कुक्कुट पालन केंद्रों को भूमि सुधार अधिनियम के प्रबंधन से छूट दी गई है। सच है बात। कानूनी रूप से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य के कृषि भूमि खरीद सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी सही है, तो दोनों ही बातें आपकी सही है। आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअली क्या है, जो आपका एसआई लेवल का जो परीक्षा है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आसान नहीं होते। इस चीज़ का मैंने रियलाइजेशन किया कि आप सरसरी निगाह से या सिर्फ लूसेंट पढ़ के आप कामयाब इसमें नहीं हो पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। इन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? कौन से पार्ट में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 1 आपका जो है बाउंड्रीज के बारे में, भाग 2 आपका सिटीजनशिप के बारे में है, भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट के बारे में है और भाग 4 आपका डीपीएसपी के बारे में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भाग 2 सिटीजनशिप जो है, और कहां से कहां तक है? 5 से 11 तक के प्रावधान हैं इसमें। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे हम लोग में से वो लोग जो लोग कभी ना कभी विदेश में गए होंगे, यात्रा किए होंगे, उनको पता होगा कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो सिर्फ टिकट नहीं होता है, आपको एक और काउंटर से गुजरना होता है टिकट और सिक्योरिटी चेक के अलावा, जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन। जो लोग उड़ के पहुंच जाते हैं, विदेशी मूल के लोग किसी और देश में रह रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं, और वो लोग जो इस प्रक्रिया से गुजर के किसी और देश में जाके बस जाते हैं उनको हम कहते हैं इमिग्रेंट। उर्दू में कहें या तो मुहाजिर, प्रवासन कहते हैं उनको, प्रवास कर जाने, प्रवासी भारतीय जो प्रवास कर गए, इमिग्रेट कर गए। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस पॉइंट पे आधारित है? ठीक है, अगर आपको मान्यता देना है कि उसको नागरिक है या नहीं है, वो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद की बात कर रहा होगा या करेगा? तो आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से एक पूरा चैप्टर ले लूंगा इस पे कि 5 से 11 तक ये देखिए आपका संविधान है, नागरिकता का कानून पूरा बताया गया है। आप कहोगे तो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ भी देता हूं ताकि देखो, कुछ अधिकार केवल निवासियों को ही प्राप्त है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक है, ये सिर्फ वो लोग को प्राप्त है जो भारत के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। बाहर का आदमी ये आके नहीं कह सकता है कि भैया सबको बराबर ट्रीट करो, क्योंकि आर्टिकल 14 में तो ये कहा गया है कि सरकार सबको बराबर ट्रीट करेगी। तो हमको भी तो हम कह सकते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि सबको बराबर ट्रीट करेंगे, लेकिन पहले आप आओ इंडियन की सिटीजनशिप लो। सिटीजनशिप अगर आपके पास है तभी आपको बराबर ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, जो ऐसे इसके बाद देखिए अनुच्छेद क्या है। उन व्यक्ति द्वारा संविधान लागू होने के पूर्व आवेदन किए जाने पर आधिकारिक द्वारा पंजीकृत कर लिया जा गया है और वहां 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आता है। तो ये क्या है, अनुच्छेद जो 6 है, 7 है, 8 है, ये तमाम इस तरीके की जानकारियां देता है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान से जो डिवीज़न हुआ
तो किस समय तक पाकिस्तान में जो जन्मा हुआ आदमी है उसको भारत मूल की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज प्रतिमाह आदि 1935 से परिभाषित भारत में जन्मा है और वह अस्थायी रूप से किसी देश में रहता है तथा भारत के नागरिक होने के लिए आवेदन करता है, भारतीय राजनयिक उसके पंजीकृत कर लिया गया तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अलग अलग अनुच्छेद हैं जिसमें ये चीज़ बताया गया है कि किस तरीके से अलग अलग कंडीशन में नागरिकता प्राप्त होगी। जैसे कि आप देख लीजिए, संसद को नागरिकता के अधिकार के विधि द्वारा विनियमित किए जाने का अधिकार है, यानी कि सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है नागरिकता पे, कोई और विधायिका या आपके विधायक जी चाहे या कोई और राज्य चाहे तो वो कानून नहीं बना सकता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा, यानी कि जो नागरिक है पहले से वो नागरिक बना रहेगा। यह अनुच्छेद 10 के बारे में कहा गया है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप जाके किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, तो आप भारतीय मूल के नागरिक नहीं रह जाएंगे। इंडिया में जो है डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि एक नागरिक दो नागरिकता, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत का नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक किसी और देश की नागरिकता लेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रावधान थे, मैंने इसीलिए आपको दिखा दिया ताकि आप देख लीजिए। तो नागरिकता के कानून है वो 5 से 11 तक हैं। आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक, उसके बाद आपका मूल अधिकार 12 से 35 तक चालू हो जाता है। ठीक है, सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का संविधान में नागरिकता के बारे में बात किया गया है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। इनमें से कौन सा विधि ऐसा नहीं है जिसके द्वारा भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है? मतलब कौन सा विधि ऐसी नहीं है जिसमें नागरिकता खोई जा सकती है, खोई जा सकती है, ऐसा कौन सा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो पुनर्वासन, यानी कि आप जाके कहीं और पे वास करने लगो, भाई वास करने लगोगे तो आप वहां के नागरिक हो जाओगे, तो नागरिकता आपकी चली जाएगी। वचना, परित्याग मतलब क्या होता है कि आपने खुद से त्याग दे दिया हो, अपनी नागरिकता को त्याग दे दिया हो तो आप नागरिक नहीं बने रहोगे। नागरीकरण यानी आपको जो है सिटीजनशिप के मतलब अर्बन एरिया में आप चले गए, ठीक है, तो उसको जो है उससे आपकी नागरिकता के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, नागरीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करवा सकता है? कैसे जो है कौन सा ऐसा काम है जिससे नागरिकता आपकी जा सकती है? नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, यानी कि आप संविधान में विश्वास ना रखो। भाई जो संविधान सबसे बड़ी किताब है आपके नागरिक होने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कह दिया भैया हम संविधान में विश्वास नहीं रखते तो आप भारत के नागरिक ही नहीं रह जाओगे, ये सही कथन है। नागरिक ने युद्ध में के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, यानी कि देशद्रोह किया हो, तो देशद्रोह के मामले में भी आप नागरिकता खो देते हो शत्रु से अगर आप मिलकर कोई काम करते हो। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक हैं। सिंपल सा सेक्शन है ये, मूल अधिकार आगे से आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में मूल अधिकार से जुड़े हुए सवालों को हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ने जो है राज्य का डिवीजन और नागरिकता के कानून के ऊपर हम लोग ने क्वेश्चंस
देखे। अगले क्वेश्चन में हम लोग मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे और ये वाले सेक्शन को हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।